Hello everyone and welcome to our YouTube channel Sri Rawatpura Sarkari University Raipur, Chhattisgarh. This is Omkar Verma from Department of Civil Engineering and I am going to teach you difference between compaction and consolidation. Today I am discuss about difference between compaction and consolidation. हम difference and consolidation कॉम्पेक्शन एंड कंसोलिडेशन में डिफरेंस जानने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कॉम्पेक्शन क्या है और कंसोलिडेशन होता क्या है। दोनों ही प्रोसेस में हम कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स या सॉइल की हम बात करेंगे तो सॉइल को हम क्या करते हैं, कंप्रेस करने का जो फिनोमिना होता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, कॉम्पेक्शन एंड कंसोलिडेशन कहते हैं। दोनों ही फिनोमिना में हम परमिबिलिटी की बात करेंगे तो परमिबिलिटी कंसोलिडेशन के केस में बहुत कम होता है और परमेबिलिटी कॉम्पेक्शन के केस में बहुत ही हाई होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कॉम्पेक्शन के केस में हमारे पास 3 फेज सिस्टम होते हैं, 3 फेज सिस्टम, एंड कंसोलिडेशन के केस में 2 फेज सिस्टम होता है। तो इसमें क्या है कि 2 फेज सिस्टम है, इसमें एयर का जो क्वांटिटी बिल्कुल जीरो होती है क्योंकि ये फुल्ली सेचुरेटेड कंडीशन में होता है, इसलिए कंसोलिडेशन में परमिबिलिटी बहुत कम होती है इन केस ऑफ कॉम्पेक्शन। अब हम दोनों के बीच में डिफरेंस की बात करेंगे। सबसे फर्स्ट मेथड के थ्रू हम क्या है, कॉम्पेक्शन में मैकेनिकल प्रोसेस यूज करते हैं और कंसोलिडेशन के केस में हम नेचुरल प्रोसेस का यूज करते हैं, नेचुरल प्रोसेस का यूज करते हैं। तो मैंने इसमें लिख रखा है कि मैं कंपेक्शन के लिए कि मैकेनिकल प्रोसेस बाय विच यूनिट वेट ऑफ सॉलिड सॉइल इंक्रीज अ पर्टिकुलर वाटर कंटेंट। तो इसमें क्या है कि हम कोई भी सॉइल का सैंपल लेते हैं जिसमें कि पर्टिकुलर वाटर कंटेंट होगी, हम ऑप्टिमम वाटर कंटेंट का यूज करें इनकेस हम फील्ड की बजाय हम उसको लेबोरेटरी में ले जाकर के सॉइल को हम वाटर की क्वांटिटी हमको पहले से पता रहेगा और उसमें ऑप्टिमम वाटर कंटेंट उसमें मर्ज है। इनकेस इसमें ऑप्टिमम वाटर कंटेंट है तो क्या होगा कि इसमें कंप्रेसिबिलिटी हम इसमें प्रोवाइड करेंगे, हम इसको कंप्रेस करते हैं, लोड अप्लाइड करते हैं, तो क्या होता है कि वाटर कंटेंट हमारा एक्चुअल फॉर्म में होगा तो कॉम्पेक्शन हमारा बहुत अच्छे से होगा, हमारा कॉम्पेक्शन बहुत ही हाई होगा। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि हम यूनिट वेट ऑफ सॉइल को हम इंक्रीज करते हैं। तो सॉइल का यूनिट वेट यदि इंक्रीज हो जाता है, इससे क्या होता है कि शियर स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, शियर स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। इसी तरीके से स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है, इसकी बियरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, बियरिंग कैपेसिटी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे कंसोलिडेशन के केस के लिए, तो ये होता है नेचुरल प्रोसेस। मैंने अभी भी बात करी थी कि नेचुरल प्रोसेस के थ्रू हम कंसोलिडेशन करते हैं। इसमें सस्टेन्ड लोड ड्यू टू विच वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज डिक्रीजेस ग्रेजुअली। इसका मीनिंग ये हुआ कि कंसोलिडेशन का प्रोसेस में हम कोई भी सॉइल का जो सैंपल है, सॉइल के सैंपल में हम क्या करेंगे, लोड अप्लाई करते हैं, जैसे कि हम पी लोड अप्लाई करते हैं उसके ऊपर। तो क्या होता है कि ये ग्रेजुअली उसका वॉल्यूम में, सॉइल के वॉल्यूम में चेंज होने लगता है, कुछ ना कुछ इसमें डिफरेंस आने लगता है कि सॉइल कॉम्पैक्ट होने लगता है, तो इसके वॉल्यूम में चेंजेस होती है। क्यों? क्योंकि इसमें से वाटर का जो है कंटेंट बाहर होने लगते हैं, वाटर एलिमिनेट होने लगता है। तो इस तरीके से कंसोलिडेशन का प्रोसेस में हम सस्टेन लोड के थ्रू हम उसमें कंसोलिडेट करते हैं। तो सस्टेन लोड होता क्या है? सस्टेन लोड मीन्स कि कोई भी हम स्ट्रक्चर बना के रखे हैं, जैसे कि हम ब्रिज बना के रखे हैं या बहुत बड़ा बिल्डिंग बना के रखे हैं जो 25 माले की बिल्डिंग होगी। तो 25 माले की बिल्डिंग के लिए क्या है कि हमारे पास पहले से बनी बनाई बिल्डिंग है। अब बनी बनाई बिल्डिंग है तो उसके नीचे में जो सॉइल की प्रॉपर्टी है, सॉइल की प्रॉपर्टी में हमारे पास इस बिल्डिंग का जो लोड अप्लाइड होगा, सस्टेन्ड लोड, यही है हमारा बिल्डिंग का जो लोड है वो सस्टेन्ड है, क्योंकि ये वेरिएबल नहीं है कि कुछ कांस्टेंट वैल्यू है, इसका लोड अप्लाई कर रहे हैं तो कांस्टेंट हो गई। तो हमारे पास जहां पर जो सॉइल आएगी तो सॉइल में ईयर बाय ईयर क्या होते रहता है, कॉम्पेक्शन आते रहती है, कॉम्पेक्शन आते रहती है। तो इस तरीके से ये इसके सॉइल में
वॉल्यूम में चेंजेस होती जाती है। तो ये होता है हमारा फर्स्ट नेचुरल प्रोसेस के थ्रू कंसोलिडेशन, और ये मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू कॉम्पैक्शन। क्लियर? आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, एक्सपल्सन ऑफ पोर एयर। एक्सपल्सन ऑफ पोर एयर, एक्सपल्सन ऑफ पोर एयर मीन्स कि हम कंपेक्शन जब भी प्रोसेस करते हैं, इनकेस हमारे पास 2-3 फेज सिस्टम का जो सॉइल का पार्टिकल है जिसमें हम लोड अप्लाई करते हैं, तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि वाटर की जगह में सिर्फ और सिर्फ एयर बाहर होता है, एयर ही इलिमिनेट होगा इस केस में। और कंसोलिडेशन के केस में हमारे पास सॉइल का जो 2 फेज सिस्टम है, 2 फेज सिस्टम जिसमें कि वाटर और सॉइल है, तो इसमें से हम जब उसमें प्रेशर प्रोवाइड करते हैं, प्रेशर देते हैं, तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ क्या बाहर होता है? वाटर बाहर होता है। तो ये प्रोसेस हमारा कहलाता क्या है? कंसोलिडेशन। क्लियर? देन नेक्स्ट, ऑलवेज पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल आर यूज्ड। अभी अभी मैंने बात करी कि पार्शियली सेचुरेटेड होगी, और इसमें क्या होगा कि ऑलवेज फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल का हम यूज करते हैं। सेचुरेशन मीन्स कि हमारा वाटर का क्वांटिटी फुल्ली होगा, तो उसमें कोई भी एयर वॉइड्स नहीं होंगे, एयर वॉइड्स नहीं होगा। इसमें पार्शियली सेचुरेटेड है तो एयर की क्वांटिटी इसमें मौजूद होगी। तो ये हो गया पार्शियली कॉम्पैक्टेड, पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल, और ये फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल। अब बात करते हैं, ये 3 फेज सिस्टम होता है, ये 3 फेज सिस्टम होता है, और ये 2 फेज सिस्टम होता है। नेक्स्ट प्रोसेस, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो कॉम्पैक्शन के केस में इंस्टेंटेनियस सॉइल है वो क्या होगा? इंस्टेंटेनियस प्रोसेस के थ्रू हम उसमें से कॉम्पैक्शन देंगे, उसमें से एयर वॉइड्स को हम बाहर निकाल लेंगे। और टाइम टेकिंग प्रोसेस, इसमें बहुत टाइम लगता है, 1-2 दिन में हम वर्क नहीं कर पाते हैं, कॉम्पैक्शन नहीं कर पाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। ईयर बाय ईयर इसमें कंसोलिडेशन का प्रोसेस चलते रहता है। जब तक हमारे पास स्ट्रक्चर खड़ी रहेगी तब तक वो सॉइल क्या होते रहेगा? हमारा कॉम्पैक्ट होते रहेगा। इसलिए ये प्रोसेस हमारा टाइम टेकिंग प्रोसेस कहलाता है, और ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस कहलाता है, जिसमें कि हमको 1 घंटे 2 घंटे, या बिल्डिंग बनी है या कोई भी स्ट्रक्चर बनी, ब्रिज बना रहे हैं या कोई भी डैम बना रहे हैं, तो उसमें क्या है कि इंस्टेंटेनियसली हम 2 दिन 3 दिन में भी इसको हम अच्छे से कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स आर यूज जस्ट लाइक रैमर एंड रोलर फॉर कॉम्पैक्शन। और कंसोलिडेशन के केस में नेचुरल प्रोसेस दैट ऑकर ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मैंने अभी अभी बात करी कि हम फटाफट 2 ही 3 दिन में हम क्या कर सकते हैं, सॉइल का जो प्रॉपर्टी है उसकी प्रॉपर्टी में हम क्या कर सकते हैं, कॉम्पैक्शन प्रोवाइड करके उसका शियर स्ट्रेंथ, बियरिंग कैपेसिटी, स्टेबिलिटी को हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। बट ये नेचुरल प्रोसेस के थ्रू हम लॉन्ग टाइम में जब वर्क करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही टाइम ड्यूरेशन, टाइम टेकिंग वर्क होता है। क्लियर? नेक्स्ट, कॉम्पैक्शन के लिए ऑलवेज सैंडी सॉइल यूज करेंगे, और कंसोलिडेशन के लिए क्लियर सॉइल यूज करते हैं। जनरली कोई भी जगह में हम कॉम्पैक्शन करने जाएंगे तो वहाँ पर सैंडी सॉइल होगी तो बहुत अच्छे से वो कॉम्पैक्ट हो जाएगी, और जहां पर हम कंसोलिडेशन की बात करेंगे तो उसके लिए क्या है, क्लियर सॉइल होगी, तो उसका कॉम्पैक्शन बहुत अच्छे से होगा, बहुत अच्छे से कंसोलिडेट होगा, उसमें से वाटर का जो पार्टिकल्स है वो आसानी से इलिमिनेट हो जाएंगे। क्लियर? लास्ट की बात करते हैं, लीड टू इंक्रीज इन शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, स्टेबिलिटी एंड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। हम ये पूरा फिनोमेना कॉम्पैक्शन का जो वर्क है, कॉम्पैक्शन हम कर क्यों रहे, कॉम्पैक्शन का जो फिना होता है इसके लिए हम ये कॉम्पैक्शन कर क्यों रहे, इसका ये एक फिनोमेना है कि हम सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी क्या कर रहे हैं, बियरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, कैपेसिटी को इंक्रीज करें। बियरिंग कैपेसिटी को हम इंक्रीज कर दिए तो हमारा जो फुटिंग होगा, जो फाउंडेशन होगा सॉइल में, वो उसके लिए बहुत बड़ी ट्रेंच बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत छोटी ट्रेंच में ही हमारा जो फुटिंग है वो हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, हम उसमें कॉम्पैक्शन करते हैं। और इसके लिए नेक्स्ट के लिए नो सच बेनिफिट्स मीन्स कि हम जब भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं उसके बाद ही कंसोलिडेशन का प्रोसेस होता है, इसलिए इसमें कोई भी ज्यादा बेनिफिट हमको नहीं मिलती है। मैं इसके लिए बात करूंगा, इंक्रीज इन शियर ऑफ सॉइल,
शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। तो इसके लिए क्या है कि हमारे पास मेरे को एक फॉर्मूला याद आ रहा है, वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है कि गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। अब देखिए पूरा फिनोमिना में हमने कंसोलिडेशन के केस में भी बात करेंगे या कंपैक्शन के केस में बात करते हैं, तो हम दोनों के केस में क्या कर रहे हैं कि हम उसके वॉइड्स को, जो ई है, ई हमारा क्या है, वॉइड्स है, वॉइड्स रेशियो बोलते हैं इसको, वॉइड रेशियो के हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। हम इन केस हम वॉइड रेशियो को डिक्रीज करते हैं तो हमारा गामा डी क्या होता है, हो जाता है, बढ़ जाता है। गामा डी क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर हमारा ड्राई यूनिट वेट हमारा इंक्रीज हो जाता है। अब इन केस हम वाइड रेशियो को डिक्रीज करते हैं तो हमारा गामा डी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, गामा डी इंक्रीज हो रहा है। और गामा डी इंक्रीज हो जाता है तो इसका इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा बार क्या हो जाता है, ये भी इंक्रीज हो जाता है। जब सिग्मा बार इंक्रीज होता रहता है तो टाउ एफ की वैल्यू भी हमारी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और टाउ एफ इंक्रीज हो जाता है तो हम बोल सकते हैं कि हमारा बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और हमें यही चीज चाहिए कि हमारा बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल बहुत ज्यादा हो। तो हम सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे, क्यों बढ़ा रहे हैं हम, क्योंकि हमको बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत न पड़े। हम जब भी फुटिंग या फाउंडेशन देते हैं तो हमारी सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी, हायर होगी, बढ़ जाएगी। इस तरीके से इस पूरे फिनोमिना में हम क्या कर रहे हैं कि सॉइल की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, मिट्टी का स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, परमिबिलिटी को कम कर रहे हैं, परमिबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। इस तरीके से हम पूरे फिनोमिना के थ्रू हम इस सारी चीजों को समझ सकते हैं। आई थिंक आपको ये जो डिफरेंस बिटवीन कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन बहुत क्लियरली समझ में आया होगा। इन केस आपको ये वीडियो के थ्रू आपको कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन के बीच डिफरेंस अच्छे से समझ में नहीं आया होगा तो मेरे इस यूट्यूब चैनल में नीचे कमेंट बिल्कुल करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।